हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं अब हम अपनी गणित की क्लास के लिए। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए आज का पहला सवाल है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो देखिए रेखाखंड क्या होता है आप बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए हमने बताया था कि जब इस तरीके से होता है तो बिंदु होता है, बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। रेखा जो होती है उसमें हम दोनों तरफ तीर लगा करके प्रदर्शित करते हैं। इसकी लंबाई तो होती है पर माप नहीं सकते हैं। इसके बाद किरण जो होती है उसमें एक तरफ तीर लगाते हैं, और जो रेखाखंड होता है उसमें एक भी तरफ तीर नहीं होते हैं, और इसकी लंबाई को हम माप भी सकते हैं और इसको कागज या बोर्ड पर खींच भी सकते हैं, यानी कि पटरी की सहायता से माप कर बना भी सकते हैं। तो रेखाखंड की बात कर रहा है तो इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि रेखाखंड की तुलना हम केवल देखकर करने से क्या हानि है, यानी कि जैसे ये रेखाखंड बना है हम आपसे पूछे कि बताइए इसकी लंबाई कितनी है, तो आप देखकर अंदाज से बता दोगे सर ये 4 सेंटीमीटर है, सर ये 5 सेंटीमीटर है। कोई इसको 4 सेंटीमीटर बताएगा, कोई 5 सेंटीमीटर बताएगा, तो इससे हम फिक्स नहीं बता पाएंगे, अपने अपने अंदाज से सब अलग अलग बताएंगे। तो इसी तरीके से अब क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा। तो उत्तर इसका ये है कि देखिए रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से लंबाइयों का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, सब अपने अपने अंदाज से बताते हैं। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा कि सर रेखाखंड की तुलना हम केवल देखकर करेंगे तो उसकी लंबाई को हम स्पष्ट रूप से या सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की बात कर रहा है यानी कि एक भी तरफ तीर नहीं है, लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। सवाल ने यह पूछा कि भैया रूलर से अच्छा डिवाइडर क्यों होता है। तो भैया हमने बताया कि रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर से बेहतर डिवाइडर है। क्यों? क्योंकि रूलर की मोटाई रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए कठिनाई पैदा कर सकती है, इसलिए डिवाइडर का प्रयोग करना बेहतर है। अब सर आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, क्यों नहीं आया होगा? क्वेश्चन वो ये है कि सर ये डिवाइडर क्या होता है और ये रूलर क्या होता है, ये तो हम जानते ही नहीं। तो चलिए जान लेते हैं, फिर देर किस बात की। देखिए ये जो प्रकाल है ना, इस प्रकाल को ही अंग्रेजी में डिवाइडर कहते हैं, और आपने पटरी देखी जिसे स्केल कहते हैं, इसी स्केल को रूलर भी कहते हैं। तो चलिए लगे हाथ में आपको इसके बारे में कुछ जानकारी बता दूं। देखिए जो आपकी स्केल होती है यानी कि पटरी, जिसे नया नाम आपने सुना रूलर, रूलर को पटरी कहते हैं और डिवाइडर को प्रकाल कहते हैं। तो देखिए अब हम रूलर की अपेक्षा डिवाइडर से मापना रेखाखंड को बहुत अच्छा होता है, यही हमने उत्तर बताया। अब पटरी यानी कि स्केल यानी कि रूलर के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं इंच। क्या होते हैं? इंच। यानी कि एक पटरी में 6 इंच होते हैं। और नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से लेकर के 15 तक ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। यानी कि एक पटरी में 15 सेंटीमीटर होते हैं और इंच पूछे तो 6 इंच होते हैं। आप देखिए एक भाग के बीच में उपभाग भी है, यानी कि हर एक भाग के बीच में 10-10 उपभाग भी है, यानी हर भाग को 10-10 उपभागों में भी बांटा गया है। तो ये था डिवाइडर यानी कि प्रकाल, और ये था रूलर यानी कि पटरी यानी कि स्केल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए और ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? सर हमको तो समझ में ही नहीं आया क्या पूछा, तो चलिए हम समझाते हैं क्या पूछा। इसने ये कहा देखिए एक रेखाखंड ए बी खींचिए। क्या कीजिए? रेखाखंड ए बी, यानी कि रेखाखंड का मतलब दोनों तरफ तीर नहीं होने चाहिए। सो हमने एक रेखाखंड ये खींच दिया और इसका नाम रख दिया ए बी। क्या रख दिया? ए बी। पहली लाइन कंप्लीट। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। तो हमने ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ले लिया, ये हो गया हमारा बिंदु सी।
ध्यान दीजिए, बिल्कुल बीचों बीच लेना है, ए और बी के बिल्कुल बीच में। अब कह रहा है कि ए बी यानी कि ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, और कह रहा बी सी यानी कि ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी, और सी ए ये रहा सी ए। कह रहा है इसकी लंबाई मापिए, और कह रहा है क्या ए बी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी प्लस सी बी है, तो आप कह दोगे यस। क्यों? क्योंकि भैया देखो, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक इसको पूरा जोड़ दोगे तो ये पूरे ए से लेके बी तक आ जाएगा। तो हमने लिख दिया हाँ, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। क्यों? क्योंकि सी बी सी का मध्य बिंदु है, सी बिल्कुल बीच में है तो इसके दो भाग हो गए, इसीलिए ए सी प्लस बी सी हो जाएगा ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हो कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? तो सर आप कहेंगे सर हमें तो ये समझ में आया ही नहीं, हम मापेंगे कैसे? तो देखो अभी अभी हमने आपको रूलर के बारे में बताया और सेंटीमीटर के बारे में भी बताया कि 15 सेंटीमीटर होते हैं, तो उस रूलर से आपको 5 सेंटीमीटर माप लेना है। तो हमने इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर मापा, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके बी तक, ए से बी तक ये 5 माप लिया। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी से लेके सी तक हमने और माप लिया 3, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 5, तो कुल मिलाकर के ए से लेके सी तक पूरा हो जाएगा 8, क्योंकि 5 ये है 3 ये है, तो टोटल हो गया 8। तो कह रहा भैया ए सी बराबर 8 है, तो देख लो भैया ए से लेके सी तक आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। हमने खींची थी 5 और 3, लेकिन टोटल कितनी हो गई? 8, उसका नाम हो गया ए सी। हमने पहले ए भी खींची थी फिर बी सी खींची थी। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में है? तो सीधी सी बात भैया बी बिंदु। कौन बिंदु? बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है, तो हमने लिख दिया इनमें से बी बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। ये रही आकृति, ये दी हुई है। कह रहा भैया देखो जो आकृति है, जो इस आकृति में जो ए जी का मध्य बिंदु डी है, देख लो भैया ये रहा ए और ये रहा जी। अब ए से लेके जी तक हमें चेक करना, हमें जीरो वाला नहीं देखना है। कह रहा इसका मध्य बिंदु डी है, तो आप कहेंगे यस। आप क्यों कहोगे क्यों? क्योंकि देखो भैया ये डी है ना, डी के इस तरफ भी 3 पॉइंट 1 2 3 यानी कि ई एफ जी, और डी के इस तरफ यानी कि सी बी ए इस तरफ भी 3 पॉइंट है। जब भैया डी के दोनों तरफ ही 3 पॉइंट है तो बीच में तो डी हो ही जाएगा, इसलिए हम कह देंगे हाँ डी बिल्कुल ए जी का मध्य बिंदु है। तो हमने लिख दिया क्या? ए बी बराबर यानी कि ए जी बराबर 3 बिंदु, यानी कि ए जी ए से लेके डी तक 3 बिंदु है, और हमने लिख दिया डी जी बराबर 3 बिंदु, यानी कि डी से लेके जी तक भी 3 बिंदु है। फिर हमने लिख दिया ए जी बराबर डी जी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों बराबर है, इसीलिए डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। साफ साफ दिख रहा है भैया आपका ए जी के बीचों बीच डी है, तो हमने लिख दिया कि डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है? तो हमने लिखा कि रेखाखंड बी रेखाखंड कौन सा? बी ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमने पहले ए और सी एक रेखाखंड खींचा और उसके मध्य में बिल्कुल बीच में बी लिख दिया, क्योंकि भैया सवाल कह रहा है कि बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए सी के मध्य में यानी कि बीच में हमने बी बिंदु कर दिया। अब कह रहा सी रेखाखंड यानी कि ये वाला, ये सी वाला बी डी का मध्य बिंदु है, तो ये रहा आपका बी और यहाँ ले लिया हमने डी, तो बी से लेके डी तक के बीच में हमने सी कर दिया। तो देखो ए और सी के बीच में बी हो गया और सी और डी के बीच में बी और डी के बीच में सी हो गया। क्या हो गया? सी हो गया। जैसा सवाल ने कहा हमने कर दिया। और ये भी कह रहा है कि ए बी सी और डी एक ही रेखा पर है, तो देख लो गौर से ए बी सी और डी तीनों एक ही लाइन से चारों। कह रहा भैया बताओ ए बी बराबर सी डी क्यों है? तो जाहिर सी बात है, जब ए बी ये बी बीच में है सी बीच में है तो सब बराबर बराबर हो जाएंगे, ए से लेके बी से लेके सी और सी से लेके डी, ये सब बराबर बराबर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात हम कह देंगे कि बी वाला जो है वो मध्य बिंदु है ए सी का, बी वाला ए सी का मध्य बिंदु है, और इसीलिए ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, और सी मध्य बिंदु है बी डी का, यानी जो ये बी से लेके डी है इसके बीच में सी है, तो हमें लिखिए सी मध्य बिंदु है बी डी का, तो बी सी बराबर सी डी हो गया, इसीलिए ए बी बराबर बी सी भी होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो भैया
इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आता है तो एक लाइक करिए, और नहीं पसंद आता है तो अनलाइक भी कर दीजिए, अनलाइक का भी बटन है, लेकिन जो आपकी इच्छा हो कर दीजिए। लाइक अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो अनलाइक यानी कि डिसलाइक। तो एक बार कर दीजिए, फिर आगे का सवाल करते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि भैया अब क्लास 6 की मैथ डरने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने की सुविधा अब हम यहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है स्क्रीन पे और देख लेते हैं। 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। सो उसने पहले कहा कि 5 त्रिभुज खींचिए, सो हमने 5 त्रिभुज खींच दिए। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। आपको नहीं दिखाई दे रहा, अगर कम दिखाई दे रहा तो आप अपने मन से भी खींच सकते, कोई भी त्रिभुज खींच सकते हैं। हमने एक ये खींचा, ये त्रिभुज खींचा, दूसरा हमने ऐसे खींच दिया, तीसरा हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है, चौथा हमने ऐसे खींच दिया, पांचवा हमने ऐसे ऐसे और ऐसे खींच दिया। अब कह रहा भैया ये बताओ कि दो भुजाओं का योग, क्या दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है? तो सीधी सी बात है, हम दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से तो बड़ा हो ही जाएगा। जब हम दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा तो हो ही जाएगा। इसमें भी देख लो, दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा तो हो ही जाएगा। सो हमने लिख दिया हाँ, यह सत्य है कि दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजाओं के योग से अधिक होता है। तो इस तरीके से हमारे इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए। इसका नोट्स बनाइए बढ़िया, साफ साफ, सुंदर सुंदर, इसका रिवीजन भी कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।